दोस्तों नमस्कार। आज देश में कम लेकिन देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, जहां से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है ऐसा माना जाता है, वहां पर तापमान काफी गर्म रहा, काफी हाय तौबा नजर आई, काफी दौड़ भाग नजर आई। क्यों? क्योंकि आज एक दशक तक अपने बल पर केंद्र में सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा करंट लगा है वो उसी प्रदेश से लगा है, जिस प्रदेश के बल पर वो हिंदुस्तान में राजनीति करना चाहते थे, उस प्रदेश से इस लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा झटका लगा है। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में कोई प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद नहीं थे, बल्कि केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और दोनों उप मुख्यमंत्री और तमाम लगभग हजारों जो कार्यकारिणी सदस्य थे प्रदेश के, वो लोग मौजूद थे। विषय क्या था? एजेंडा क्या था? हार पर आत्ममंथन। क्या कारण है कि एक दशक तक जिस प्रदेश ने आपको हाथों हाथ लिया, आज उसने धीरे से अपना हाथ खींच लिया? इस पर आत्ममंथन होना था और आत्ममंथन हुआ। लेकिन अगर आज पूरे दिन के प्रकरण कर हम देखें तो जितने भी बड़े नेता थे, पदाधिकारी थे, उनका जो वक्तव्य आया वो उंगली अपने ऊपर ना उठा करके उन्होंने दूसरों पर उठाई। अब हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके पहले मैं आपसे कहूंगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। हम दोबारा बढ़ते हैं अपनी इस रिपोर्ट की तरफ। देखिए, जो इस पूरी कार्यसमिति की बैठक हुई, जो हार पर मंथन हुआ, उस पर नड्डा जी का क्या कहना था? अब देखिए, हार भारतीय जनता पार्टी को ही है, लेकिन केंद्र में कौन था? कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। भाई, आप इन सब की जो वक्तव्य आ रहे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो दोष इन पर दे करके आप अपनी जो जटिलता है, जो अपनी नाकामी है, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नड्डा जी क्या कहते हैं कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, हम जीवित पार्टी है, हमारी ऐसी पार्टी है जिसकी बेल जो लतर है चारों तरफ फैली हुई है, उसको गिरा पाना, उसको कमजोर कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। भाई, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 3 से आकर 303 तक पहुंची, मोदी जी उसके नेता हुए, सरकार चली। आप जीवी हैं या परजीवी हैं, ये तो जनता जनार्दन डिसाइड करती है ना। कब जीवी को परजीवी बना दे और कब परजीवी को जीवी बना दे, ये तो जनता जनार्दन का काम है। लेकिन नड्डा जी ने सीधे निशाना कांग्रेस पर रखा और कहा, आपकी पार्टी बहुत मजबूत है, कार्यकर्ताओं आगे बढ़िए। अब देखिए योगी जी क्या कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि विपक्ष ने भारतीय संविधान को लेकर के आम जनमानस के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट किया। भाई, विपक्ष कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। योगी जी बहुत अच्छे आदमी, इनको वोट दीजिए। कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने कहा अब की बार 400 पार। उसने काउंटर अटैक किया कि 400 पार का मतलब संविधान पार। तो ये तो विपक्ष का काउंटर था। चाल तो आपने भी चली थी, लेकिन विपक्ष की चाल थोड़ी मजबूत पड़ गई। अब भूपेंद्र चौधरी साहब का जो आज प्यार है वो समाजवादी पार्टी के प्रति एकाएक बाहर आ गया।
उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, क्यों हुई है। प्रदेश के मुखिया थे आप, टिकट बंटवारे में आपका बहुत बड़ा हाथ था। कई जगह तो योगी से पूछा नहीं गया, ऐसा बताया जाता है। योगी जी ने खुद बताया था जाकर के दिल्ली में कि बहुत सारे चुनाव हुए, जिला परिषद हो उसके, वहां पे इनसे पूछा तक नहीं गया। तो माननीय चौधरी साहब का क्या कहना है उसको सुनिए। उनका दर्द इस पर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हालत क्यों हुई जब क्यों मुखिया प्रदेश के वो हैं। उनका दर्द क्या है, वो समाजवादी पार्टी को सावधान कर रहे हैं। क्या सावधान कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कांग्रेस एक भस्मासुर है, आपको लील लेगी। अभी देखिए इसके दो मायने हैं। अगर कांग्रेस भस्मासुर है और सपा को लील लेगी, इसके मतलब कि भूपेंद्र चौधरी साहब ये मान रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की बड़ी ताकत बनने जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी को लील लेती है, इसका मतलब सारे उसके वोट बैंक कांग्रेस के पास आ जाएंगे। उससे वो सचेत कर रहे हैं। अगर चौधरी साहब ने इतना सचेत और इतना विश्वास कार्यकर्ताओं में पैदा कर लिया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती कि उनको जो है 80 का ख्वाब दिखा करके 30 के आसपास आना पड़ता। अब सबसे दर्द भरा जो बयान आया वो आया मौर्य साहब का, डिप्टी सीएम साहब का है। आपका दर्द मेरा दर्द है। ये वही मौर्य साहब हैं जो कहते थे 80 में 80 और चुनाव के बाद अखिलेश को कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा समाजवादी पार्टी का। आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद पहली बार आज पिक्चर में सामने दिखे और बयान दिया है। ये सारे बयान क्या बता रहे हैं? ये सारे बयान बताते हैं कि आप अपनी खामियों के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि खामियां आगे बढ़ेंगी, कम होने का नाम नहीं लेंगी। आप इस तरह के बयान से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भर पाएंगे जब आप अपनी उसकी खामियों को उनके सामने उजागर नहीं होने देंगे। कार्यकर्ता जानना चाहता है कि हमारी मेहनत के बावजूद पार्टी क्यों हारी। आप कहते हो सपा ने ऐसा किया, राहुल गांधी ने, वो तो करेंगे भाई, वो तो आप भी करते हो, वो भी करेंगे। साफ मतलब है कि एक तरह से लीपापोती की गई। आगामी उपचुनाव जो 10 विधानसभा के होने हैं उस पर तमाम कमेटियां बनाई गई और उसको मजबूती से चुनाव लड़ने की बात की गई और कहा गया 10 में 10 सीटों को हमें जीतना है। कितना मुमकिन होगा वक्त बताएगा, 2-3 महीने की बात है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर आज पूरे दिन बहस का बाजार गर्म था कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो आत्मचिंतन किया है उसका कोई पॉजिटिव आंसर आएगा या रिपोर्ट पे रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। सूत्रों की माने तो जो रिपोर्ट अभी सबमिट की गई है प्रदेश संगठन की तरफ से, उसमें जहां सरकार के कॉर्पोरेशन पे सवाल उठाया है, सहयोग पे सवाल उठाया था, वहीं पर कहा गया था कि जिला प्रशासन ने भी हमें सहयोग नहीं किया, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि रूलिंग पार्टी ये कह रही है कि हमको जिला प्रशासन या तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं किया। क्या सपोर्ट चाहते थे आप किस तरह का सपोर्ट चाहते थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उलटफेर कर सकता था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो आप नहीं करा पाए? इस बीच में हमने कांग्रेस के प्रवक्ता से बात की तो जो आरोप भूपेंद्र चौधरी ने लगाया उस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या जवाब दिया। जिस भस्मासुर की बात की जा रही कि कांग्रेस भस्मासुर है, वो सपा को निगल लेगी, तो उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है और पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहने का हक ही नहीं है। क्यों? शिवसेना को किसने लीला? शरद पवार की पार्टी को किसने लीलने की कोशिश की? रामविलास पासवान की मौत के बाद उनकी पार्टी की 2 फाड़ किसके आदेश पे कराए गए और जो दूसरा फाड़ था वो किसकी सरकार में जाके मंत्री बना? ऐसे ना जितनी कितनी सरकारें गिरी हैं और गिराई गई हैं। तो भाजपा को भी कुछ कहने के पहले एक बार समझना चाहिए कि ऐसे आरोप उस पर भी लग चुके हैं। ऐसे में इस पूरे जो कवायद हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज,
उसको बहुत सकारात्मक नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज निकल के नहीं आई जिससे कि जो भाजपा का कार्यकर्ता उसको लगे कि शायद हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। यहां गलती का एहसास नजर नहीं आ रहा है। यहां सामने वाले को गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तुमने ऐसा नहीं किया होता तो हम जीत जाते हैं। आज एक रिपोर्ट आई जिसमें शायद माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया था कि हमने 10 सालों के अंदर 8 करोड़ रोजगार दिए। 8 करोड़। अगर 8 करोड़ रोजगार दिए गए, 2 करोड़ का जो वादा था अगर मान लें, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक परिवार में 2 से 3 लोग भी हों, किसी के बच्चे की नौकरी मिलती है, तो कम से कम 24 करोड़ लोग भाजपा के साथ होने चाहिए। 300 का नारा बुलंद करने की जरूरत नहीं होती। अयोध्या जैसी सीट हारने के बाद भी भाजपा अभी भी समझदारी से काम नहीं ले रही है। इन्हीं परिस्थितियों के कारण अयोध्या जैसी सीट पर जीतने वाले अवधेश प्रसाद ने कहा था, ना मथुरा ना काशी, इस बार अवधेश पासी। इतना अनुभव, इतना कॉन्फिडेंस। और अगर भाजपा ने विपक्षियों के कॉन्फिडेंस को नजरअंदाज किया तो खामियाजा और आगे भुगतना पड़ेगा। उम्मीद की जा रही थी कि इस पूरे जो संवाद होगा, आज हजारों लोग इकट्ठा थे। योगी जी ने भी काफी तारीफ की प्रशासन की, लॉ एंड ऑर्डर की, तमाम चीजों की, लेकिन वास्तविक जो कुंठा थी लोगों के जहन में, जो बाहर आए, वो नहीं आ पाई। चाहते थे, हमारी आज कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कार्यकारिणी के बहुत से सदस्य, उनसे बात हुई। उनका हम चाहते थे कि हमारी सच्चाई सामने आए, हम क्यों हारे, इसका जवाब कोई तो दे। हमने तो अपनी मेहनत की, सरकार तो बताए, संगठन तो बताए, और अगर ये हमारी कमी है तो वो दूर कैसे होगी। एक बहुत बड़ा कारण है, रिपोर्ट में हो सकता है इस बात का उजागर किया गया हो, भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी तरह इग्नोर किया गया चुनाव के पहले और चुनाव के समय भी। अगर संघ प्रमुख का बयान आपको याद हो, या संघ के वरिष्ठ नेता का बयान याद हो, जिसमें अहंकार की बात की गई थी। भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में उत्तर प्रदेश में हारी। ये छोटी मोटी चीज नहीं थी। कोई आरएसएस की जरूरत को इग्नोर कर रहा है और कोई कह रहा है कि अहंकार के कारण हारी। ये इस मीटिंग के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि जो अब 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, इसको पूरी ताकत से लड़ने की बात की गई है, लेकिन इस ताकत के पीछे एक बात और छिपी हुई है। ये योगी की अग्नि परीक्षा है। सबको पता है कि चुनाव इतना आसान नहीं है, बाजी पलट सकती है या पलटेगी ही, ऐसा माना जा रहा है। तो बाजी पलटने से कहीं योगी की कुर्सी ना पलटे, इस पर भी ध्यान देना होगा। अब इसमें योगी कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां के परिणाम तय हैं। वैसे चुनाव में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहां तक बहुत से सर्वे होते हैं, रिपोर्ट होती है, पता चलता है कि वहां पर अब लालजी वर्मा की सीट है, अखिलेश यादव की सीट है। इन सीटों पर आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि वहां जाके भारतीय जनता पार्टी तो नहीं जीत जाएगी? जिस माहौल के अंदर अभी चुनाव हुआ है, जो लोगों का यूज है, लोगों की सोच है, इतनी बदल जाएगी। खैर, जो चुनाव होगा उसका परिणाम आएगा।
लेकिन एक बात तय है कि इस मंथन से, ये मंथन किस चीज पर हुआ, हार पर हुआ या रार पर हुआ, ये देखना होगा। बढ़ते एक दूसरी छोटी खबर की तरफ। महाराष्ट्र से एक खबर आ रही है, आज तक ने इस न्यूज को प्रसारित किया है। साकार ग्रुप ने एक वहां पे सर्वे किया था और इस सर्वे ये बता रहा है, जो सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने की संभावना प्रबल है। एक रिपोर्ट मेरे पास आई है जिसमें कि उसने कहा है कि लोगों से सवाल पूछा था कि इस बार महाराष्ट्र में आप किसकी सरकार चाहते हो। उसमें लगभग 49% लोगों ने कहा है कि हम महाविकास आघाड़ी की सरकार चाहते हैं, यानी कि भाजपा की सरकार या महायुति की सरकार बनने की चांसेस बहुत कम है। और ये तो लोकसभा का चुनाव का परिणाम बता चुका है। इसमें 48 में 30 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती थी, जो बताता है कि लगभग आधे से कहीं ज़्यादा स्पष्ट बहुमत का संकेत कर रहा है। और लगभग उससे ज़्यादा कहीं ये एवरेज बता रहा है, लगभग 49% वोटर ये मान रहा है कि महाराष्ट्र के मराठी जनमानस को महाविकास आघाड़ी की सरकार पसंद है। एक सवाल किया गया था कि महाविकास आघाड़ी की मजबूती में सबसे बड़ा योगदान किसका है, मतलब किसके आने सबसे ज्यादा मजबूती महाविकास आघाड़ी हो गया। तो उस पर एक जो सर्वे आया उसमें लगभग हमारे पास है कि करीब 37% लोगों ने कहा कि कांग्रेस के आने से महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूत हुआ है। वहीं पे एक सवाल और किया गया था महायुति के लिए कि महायुति की सबसे बड़ी मजबूती का कारण क्या है। तो उसमें जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी करीब 37% लोगों ने यह माना कि शिवसेना शिंदे, जो शिवसेना ग्रुप है, उसके कारण महायुति आज के डेट में जो भी मजबूती है उसकी है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो परिणाम लोकसभा में आए हैं, जो सोच के परिणाम लोकसभा चुनाव में आए हैं, वो जल्दी बदलने नहीं जा रहे हैं। आने वाले 2-3 महीनों के अंदर 3 स्टेट में चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। और भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि जो लोकसभा चुनाव की सोच सामने नजर आई है उस पर्दे को कैसे पलटा जाए, क्योंकि तीनों स्टेट उसका जीतना जरूरी है। लेकिन हालत तीनों स्टेट में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती और परिणाम पलट भी सकता है। देखते रहिए हमारे वीडियो को, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बांटते रहें। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए स्टोरी के साथ, नए विशेषण के साथ आपके बीच में मौजूद हूंगा। नमस्कार।